I want to thank Study IQ. I would like to thank Study IQ team. Big round of applause to the team, management and staff of Study IQ. हेलो एंड नमस्ते, मेरा नाम है डॉक्टर दीपानिता और आपका स्वागत है स्टडी IQ एजुकेशनल प्लेटफॉर्म पे। ये तो आप सभी को पता है कि जो नए प्रेसिडेंट आए हैं मालदीव्स में, उनका पहला फॉर्मल एक्ट ये था कि इंडियन गवर्नमेंट को फॉर्मली उन्होंने रिक्वेस्ट किया कि इंडियन सोल्जर्स जो मालदीवियन सॉइल में है उनको विड्रॉ किया जाए। अब इस एक्ट को देखा जा रहा है कि ये जो प्रेसिडेंट हैं वो एंटी इंडिया हैं और प्रो चाइना है। इसी चीज को हमें समझना है कि क्या ये एंटी इंडिया वर्सेस प्रो चाइना नरेटिव इज इट अ जीरो सम गेम, जैसे कि हमें पता चलता है या मीडिया में जो नरेटिव आता है, इज इट अ जीरो सम गेम? म्यूजियम क्या इस एक्ट के थ्रू इंडिया को अबैंडन करके प्रो चाइना की तरफ जा रहे हैं, या ही इज ट्राइंग टू बैलेंस इंडिया और चाइना? तो आज हम इस वीडियो में देखेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। ये जो इंडिया आउट कैंपेन चल रहा है मालदीव्स में, ये इंडिया आउट कैंपेन आखिर में है क्या? दूसरी चीज हम देखेंगे कि हिस्ट्री ऑफ मालदीव्स में इंडिया और मालदीव्स का स्टोरी क्या है। क्या एक्चुअली इंडिया आउट नरेटिव का मतलब है इंडिया से दूरी बनाना और चाइना से क्लोजनेस बढ़ाना? और तीसरा चीज हम जो वीडियो में कवर करेंगे कि आखिर में ये इंडियन सोल्जर्स मालदीवियन सॉइल में कर क्या रहे हैं। ये तीन जब क्वेश्चंस हम आंसर कर पाएंगे तभी हमें पता चलेगा कि ये जो ट्रांजिशन हुआ है, जो नए प्रेसिडेंट ने ये स्टेप लिया है, इसके पीछे पॉलिसी ऑब्जेक्टिव ऑफ मालदीव्स है क्या। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है आपके GS पेपर 2 के लिए, जहाँ पे इंडिया एंड नेबरहुड इज़ अ मेजर फोकस। तो इसीलिए मालदीव्स को समझना है, मालदीवियन फॉरेन पॉलिसी जो नए प्रेसिडेंट को समझना है, तो यू हैव टू अंडरस्टैंड कि कैसे मालदीव्स बैलेंस कर रहा है। चलिए इस वीडियो में समझते हैं, बट उससे पहले जस्ट वांट टू ब्रिंग टू योर नोटिस P2I बैच नंबर 4 जो स्टार्ट हो रहा है 25 नवंबर। द इंग्लिश बैच इज स्टार्टिंग। इंग्लिश बैच 24 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है और हिंदी बैच 23 नवंबर को स्टार्ट हो रहा है। तीनों बैचेस 8 बजे स्टार्ट हो रहे हैं। तो अगेन, अगर आप कोड यूज करते हैं DWLIVE, दैट्स DWLIVE, आपको इमीडिएट डिस्काउंट, मैक्सिमम डिस्काउंट मिलेगा एंड यू विल गेट दिस कोर्सेज एट 25,000 अप्रॉक्स, राइट? तो जाइए स्टडी IQ के वेबसाइट में जाके फीचर्स देखिए कि क्या मेंटरशिप मिलेगा, आंसर राइटिंग का सपोर्ट, बेस्ट फैकल्टी के वीडियोस आपको, यू कैन टेक अ लुक एट द डेमो वीडियोस एंड यू विल योरसेल्फ रियलाइज कि कितना सपोर्ट देगा। जाके खुद देख के डिसाइड करिए। एंड वन मोर थिंग, अगर आप ये DWLIVE में यू गो टू टेलीग्राम और इससे आप सर्च करोगे तो डायरेक्टली आप मुझसे भी कनेक्ट कर सकते हो। मैं रोज़ UPSC रिलेटेड कंटेंट अपने टेलीग्राम चैनल में अपलोड करती हूँ, और अगर आपको कनेक्ट होना है, कोई भी रिलेटेड क्वेरीज है, फील फ्री टू कनेक्ट विथ मी इन टेलीग्राम एज वेल। चलिए अब आते हैं इस पे। तो जब हम बात करते हैं इंडिया मालदीव्स रिलेशन, स्टार्टिंग पॉइंट लेते हैं ऑपरेशन कैक्टस। बट बिफोर आई एक्सप्लेन ऑपरेशन कैक्टस, ये जो किताब है सुशांत सिंह की, काफ़ी पतली सी किताब है बट एक्सीलेंट किताब ऑन ऑपरेशन कैक्टस। तो अगर आपको टाइम मिलता है तो प्लीज़ इस किताब को पढ़िएगा। अब सिचुएशन को समझते हैं, क्या हो रहा था मालदीव्स में। मालदीव्स में उस समय पे पावर था PPM पार्टी के पास, जिनका लीडर था मोमून अब्दुल गयूम। अब उसी वक्त वहाँ पे एक इंडस्ट्रियलिस्ट थे, उनका नाम था अब्दुल्ला लुतुफी। अब अब्दुल्ला लुतुफी ने क्या किया कि गयूम के गवर्नमेंट के अगेंस्ट कई बार कू करने की कोशिश की, पावर लेने की कोशिश की। पहली बार ट्राई किया 1980 में, वो फेल हो जाता है। उसके बाद लुतुफी जाता है LTTE के पास जो श्रीलंका में थे, और वहाँ से सपोर्ट लेके आते हैं। उनके मर्सनरीज, दैट इज LTTE के जो मर्सनरीज हैं, उनको यूज़ करते हैं दूसरे बार कू में 1983 में, वो भी फेल होता है। फाइनली 1988 का जो कू होता है वो सक्सेसफुल हो जाता है, और उस समय पे सारे के सारे जो गवर्नमेंट इंस्टीट्यूशंस है, इवन द प्रेसिडेंशियल पैलेस जो है, उनको कैप्चर कर लेता है ये मर्सनरीज। तो गायूम का जो गवर्नमेंट था वो हेल्प मांगता है कई कंट्रीज से, श्रीलंकन गवर्नमेंट से, सिंगापुर के गवर्नमेंट से, यूके के गवर्नमेंट से।
इवन यूएस के गवर्नमेंट से, और सभी गवर्नमेंट मना कर देता है, कहता है कि भाई हमारे पास कैपेबिलिटीज की प्रॉब्लम है, हम इंडियन ओशन में आपको सपोर्ट नहीं कर सकते हैं। बट इंटरेस्टिंग बात है कि यूके में उस समय प्राइम मिनिस्टर मार्गरेट थैचर ने ये आइडिया गयूम को दिया था कि भाई आप इंडिया से क्यों नहीं मदद मांग रहे हो, इंडिया आपको हेल्प करेगा, आप उनके नेबरहुड में आते हो। तो गयूम ने तब इंडिया से मदद मांगी थी और 9 घंटे के अंदर इंडियन पैराट्रूपर्स अंडर ऑपरेशन कैक्टस वहां पहुंचती है, दैट इज मालदीव्स में पहुंचती है। दे फाइट अगेंस्ट द मर्सनरीज और गयूम की गवर्नमेंट वापस आ जाती है। तो इन अदर वर्ड्स जो डेमोक्रेसी को प्रोटेक्ट करता है वो है इंडिया इन मालदीव्स, एंड ये हमेशा से रहा है। जब जब मालदीव्स ने हमसे मदद मांगा है, हमने मालदीव्स को दिया है। अब क्वेश्चन तभी आता है कि अगर हमने इतना ही सपोर्ट किया है तो ये इंडिया आउट कैसे आ रहा है। बट उससे पहले हमें और एक एंगल देखना पड़ेगा, वो है इकोनॉमिक एंड ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस। इंडिया ने सिर्फ पॉलिटिकल सपोर्ट नहीं दिया है, इंडिया ने कई बार इकोनॉमिक असिस्टेंस भी दिया है। जैसे कि रिसेंटली कोविड के पैंडेमिक के बाद भी इंडिया ने 100 मिलियन यूएसडी का असिस्टेंस दिया था मालदीव्स को, सो दैट मालदीव्स डज नॉट फॉल अपार्ट लाइक श्रीलंका। उसके बाद 2005 में भी इंडियन गवर्नमेंट ने इमीडिएटली एड भेजा था जब सुनामी के बाद मालदीव्स को ज़रूरत पड़ी है। उसके बाद कई सारे ऑपरेशंस हुए हैं, जैसे ऑपरेशन नीर 2014 में, जहां पे जो मालदीव्स का सैलिनेशन का जो प्रोजेक्ट है उसमें आग लग जाता है, तो फ्रेश वाटर नहीं मिलता है, ड्रिंकिंग वाटर नहीं अवेलेबल होता है मालदीव्स में। ऑपरेशन नीर के अंडर में इंडियन एयरफोर्स गिव्स अ लॉट ऑफ ड्रिंकिंग वाटर बॉटल्स टू मालदीव्स। उसके बाद 2004 में रेस्क्यू ऑपरेशंस हुई थी जब एक बड़ा सुनामी हिट किया था मालदीव्स में। उसके बाद ऑपरेशन संजीवनी 2020 में जब पैंडेमिक के बीच में अगेन इंडियन गवर्नमेंट ने हेल्प किया था, मोर देन 6 मिलियन टन्स का सपोर्ट किया था इन मेडिसिन्स, कोविड वैक्सीन्स एंड सो ऑन सो फोर्थ। उसके बाद कई इंफ्रास्ट्रक्चरल प्रोजेक्ट्स जैसे कि ग्रेटर माले कनेक्टिविटी प्रोजेक्ट, हॉस्पिटल्स, अभी रिसेंटली क्रिकेट स्टेडियम बनाने का कई सारे प्रोजेक्ट्स में इंडिया इन्वॉल्व है, राइट। सो इट्स जस्ट नॉट पॉलिटिकल बट इकोनॉमिक एज वेल एज ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस इंडिया देता है। अब क्वेश्चन आता है कि कैसे तब ये इंडिया फर्स्ट से इंडिया आउट होता है। इसके लिए हमें समझना पड़ेगा पॉलिटिक्स ऑफ मालदीव्स। अब देखा जाए तो मालदीव्स में 9 पार्टीज हैं, उसमें से 2 पार्टी इंपॉर्टेंट है। एक है मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी, दूसरा है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। मैंने कहा था ना गयूम पीपीएम पार्टी के लीडर थे, तो वो है प्रोग्रेसिव पार्टी ऑफ मालदीव्स। और दूसरा क्या है? मालदीवियन डेमोक्रेटिक पार्टी। इन दोनों के बीच में ही पावर शेयरिंग चलती रहती है। अब 2008 के इलेक्शन में मोहम्मद नशीद आते हैं पावर में, और ये होते हैं एमडीपी के लीडर। अब जब ये आते हैं पावर में तो ये सबसे पहला 2008 के बाद सबसे पहला अपना जो इंप्रेशन लेके आते हैं वो है प्रो इंडिया होने का। क्या करते हैं? 2009 में इंडिया के साथ एक डिफेंस पैक्ट साइन करते हैं, और इस डिफेंस पैक्ट में ये अग्री करते हैं कि इंडिया का अबाउट 26 रडार्स आर गोइंग टू बी प्लेस्ड इन मालदीव्स। इससे दोनों को फायदा है क्योंकि दोनों सर्वेलेंस कर सकते हैं और दोनों को इंफॉर्मेशन मिलेगा अबाउट द चाइनीज प्रेजेंस इन इंडियन ओशन। इसके अलावा ये भी था कि मालदीव्स को अगर कुछ डिफेंस प्रोक्योर करना है, इक्विपमेंट्स प्रोक्योर करना है, तो इंडिया कुड हेल्प इन इट। और जो भी इंडिया से खरीदा जाएगा उसका सर्विसिंग, दैट इज कोई भी स्पेयर पार्ट्स चेंज या कोई भी सर्विसिंग या कोई भी ट्रेनिंग की जरूरत हो तो वो इंडियन मिलिट्री प्रोवाइड करेगी। अपार्ट फ्रॉम दैट अराउंड 300 to 700 सीट्स फॉर ट्रेनिंग, मिलिट्री ट्रेनिंग भी इंडिया प्रोवाइड करने लगा एनुअली। तो कई सारी चीजें इस डिफेंस पैक्ट में इंक्लूडेड था। अब ये डिफेंस पैक्ट को सप्लीमेंट करता है कई और डिफेंस पैक्ट जो 2020 में साइन किए गए थे। 6 डिफेंस पैक्ट्स और साइन किए गए थे। तो बेसिकली जो डिफेंस कोऑपरेशन एंगल है वो मोहम्मद नशीद लेके आता है 2009 से, एंड 2009 के बाद से ये स्ट्रॉन्ग डिफेंस या स्ट्रैटेजिक पार्टनरशिप की तरह हम देख सकते हैं। अब जब ये स्टेप लिया गया तो इमीडिएटली जो ऑपोजिशन में थे, दैट इज पीपीएम पार्टी, उनके लीडर थे अब्दुल्ला यमीन। अभी अब्दुल्ला यमीन को एकदम फर्स्ट ऑर्डर का एक एक्सक्यूज मिल गया कि लोगों को ये कहने का कि देखो नशीद क्या कर रहा है,
वो तो इंडिया को सपोर्ट कर रहा है, वो डिफेंस पैक्ट में कंप्लीटली इंडिया के अंडर डिपेंड कर गया है, वो तो मालदीव्स को सॉवरेन रहने ही नहीं दिया है। तो ऑपोजिशन ये नरेटिव चलाने लगा, एक एंटी इंडिया नरेटिव क्रिएट करने लगा। रिमेंबर, दिस इज ऑल पॉलिटिकल गेम दैट इज गोइंग ऑन। अच्छा, अब इसके बाद 2010 में आते हैं। वहां पे 2010 में अगेन दी सेम गवर्नमेंट ने माले इंटरनेशनल एयरपोर्ट के रेनोवेशन के लिए जीएमआर कंपनी को ये टेंडर दिया। जीएमआर कंपनी इंडियन कंपनी है। इमीडिएटली ऑपोजिशन ने कहा कि देखो ये कंपनी करप्शन करने वाली है, एंड फाइनली ये करप्शन के अंडर चार्जेस भी लगाए गए थे जीएमआर में। 2013 में मालदीवियन एजेंसी ने खुद कहा है कि जीएमआर पे कोई करप्शन चार्जेस लग नहीं सकते हैं, बट ऑपोजिशन कहता ही गया, ये नरेटिव सेट करता ही गया कि इंडिया इंटरफेयर कर रहा है और नशीद की गवर्नमेंट अलाउ कर रही है। तो यहां से शुरू होता है ये इंडिया आउट सेंटिमेंट या नरेटिव। ऑपोजिशन पार्टी धीरे धीरे लोगों को ये कहने लगी कि देखो कैसे नशीद की गवर्नमेंट ये हो रहा है। यहां तक ये हो गया कि इतना प्रेशर लगा कि 2012 में मोहम्मद नशीद की गवर्नमेंट फॉल कर जाती है और इस समय पे अब्दुल्ला यमीन पावर में आते हैं। अब अब्दुल्ला यमीन फाइनली पावर में आ गए, तो अब क्या करने वाले हैं? अब सारा का सारा इंडिया को छोड़ के जो भी प्रोजेक्ट चल रहा था उसको पीछे हटा के जी जिनपिंग के पास जाते हैं वो, और कई सारे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट्स पे इंक्लूड होते हैं, जैसे कि बीआरआई के इंक्लूड होने का डिमांड करते हैं। और इस डिमांड के अंडर चाइना क्या करता है? गेस व्हाट? हमेशा चाइना वही करता है, डेट देता है, लोन देता है। मालदीव्स को लोन पकड़ा दिया $1.5 बिलियन का। अब $1.5 बिलियन फॉर सच अ स्मॉल आइलैंड कंट्री, आप सोच सकते हो कैसे वापस, how will they return it? But Abdullah Yamin wanted to become get closer to China, इसी वजह से लोन भी ले लिया। अब जब ये लोन लिया और चाइना ने कई सारे छोटे आइलैंड्स पे लीज लेके काम शुरू किया, तो लोगों को समझ में आने लगा कि चाइना उनका दोस्त नहीं है। जो अब्दुल्ला यामीन कह रहा था कि नहीं, लेट्स गो अगेंस्ट इंडिया एंड चाइना हमारा दोस्त है, बट पॉपुलेशन ऑफ मालदीव्स रियलाइज कि एक्चुअली चाइना दोस्त नहीं है, क्योंकि ना जॉब अपॉर्चुनिटीज बढ़ी, इंस्टेड इन्फ्लेशन बढ़ता गया, और जो लीज लेके जो प्रोजेक्ट चाइना बना रहा था वो मालदीव्स को कोई फायदा नहीं दे रहा था, वो तो चाइना का स्ट्रिंग ऑफ पर्ल स्ट्रैटेजी था। तो लोगों के अंदर भी ये सस्पिशन आने लगा कि जो अब्दुल्ला यामीन बोल रहा था वो सच नहीं है। इसी वजह से जो अगला इलेक्शन होता है वहां पे पीपीएम नहीं जीतता है, एमडीपी पावर में आती है, बट इस बार इब्राहिम सोली पावर में आते हैं। इब्राहिम सोली वही प्रो इंडिया टिल्ट लेके आते हैं एंड इंडिया फर्स्ट का फॉरेन पॉलिसी लेते हैं। अब इब्राहिम सोली और नशीद दोनों ही मल्टीलैटरल लेवल पे इंडिया को हमेशा से सपोर्ट किया है, चाहे वो ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कंट्रीज हो, जहां पे जब भी कश्मीर की बात उठी है मालदीव्स ने कहा है कि ये बायलैटरल इशू है, यहाँ पे किसी और कंट्री का बोलना सही नहीं रहेगा। या हम बात करें यूएनएससी रिफॉर्म्स में, तो सोली ने ये तक कहा है कि भाई इंडिया का प्रेजेंस P5 में होना या एक्सपेंशन ऑफ P5 में होना बहुत ज़रूरी है, वरना इट इज़ नॉट रेलिवेंट। तो हमेशा से मल्टीलैटरल ऑर्गेनाइजेशन में मालदीव्स ने सपोर्ट किया है, और सोली ने भी अपने फॉरेन पॉलिसी में इंडिया फर्स्ट करके ये इंडिकेट किया था कि नहीं भाई, वी ट्रस्ट इंडिया फार मोर देन एनी अदर प्लेयर। अब जितना इंडिया फर्स्ट सोली कर रहा था, उतना मौका मिल रहा था ऑपोजिशन पार्टी पीपीएम को इंडिया आउट कहने का, क्योंकि उनको ये पता चल गया था कि लोगों को इंडिया आउट एक्सेप्टेबल है, प्रो चाइना एक्सेप्टेबल नहीं है। तो ये नहीं कहना है कि हम चाइना के पास जाने वाले हैं या चाइना के करीब जाने वाले हैं, हमें ये कहना है कि इंडिया आउट। इसी वजह से जो 2023 का इलेक्शन होता है वहां पे फिर से इंडिया आउट का नारा लगने लगता है, वहां पे फिर से डिमांड आता है कि इंडिया आउट हो। यहां पे कोई ये नहीं कहता है कि भाई इट्स गोइंग टू बी प्रो चाइनीज, ये तो इंटरप्रिटेशन है। और यामीन के डिफीट के बाद यामीन को बहुत क्लियरली पता चल गया था कि भाई कहीं से भी प्रो चाइना नहीं दिखना चाहिए, इट हैज टू बी अगेंस्ट इंडिया। इसी वजह से डिमांड आता है इंडिया मिलिट्री आउट। अब आते हैं कि इंडियन सोल्जर्स का प्रेजेंस पे
कोई ऑफिशियल नंबर्स नहीं है हमारे पास, बट कई सारे ऐसे रिकॉर्ड्स हैं जहाँ पे इफ़ यू लुक एट इट कि कितने सोल्जर्स, इंडियन सोल्जर्स हैं, अप्रॉक्सीमेटली देखा जाए तो अबाउट 75 to 80 सोल्जर्स हैं। ये सोल्जर्स क्यों प्रेजेंट हैं और कब से हैं? 2009 में मालदीवियन न्यूज़पेपर में रिपोर्ट होता है कि अराउंड 45 इंडियन सोल्जर्स हैड गॉन टू मालदीव्स, और यही इमेज दिया जाता है कि ये कहे कि ये 45 सोल्जर्स हैव कम टू मालदीव्स फॉर 2 रीजन। एक ये कि मालदीवियन फोर्सेस को ट्रेन किया जाए, दूसरा ह्यूमैनिटेरियन अप्रोच, दैट इज कोई भी सुनामी हो या कोई भी डिजास्टर हो वहां पे वो फर्स्ट टू रिस्पॉन्ड हो। अब इंडिया का भी अगर आप पॉलिसी देखते हो टूवर्ड्स द मैरीटाइम या अफ्रीका लिटोरल एरिया के ऊपर, तो हमेशा से इंडिया का 2 पॉलिसी रहा है, नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर और फर्स्ट रिस्पॉन्डर का। तो पॉलिसीज दोनों के अलाइन हो रहे थे यहाँ पे, इसी वजह से इंडियन सोल्जर्स का प्रेजेंस भी था, एंड दिस वाज एक्सेप्टेबल बाय द मालदीवियन गवर्नमेंट ऑल्सो। आपको ये चीज़ समझना पड़ेगा, जब हम कोई वेपन खरीदते हैं जैसे कि हेलीकॉप्टर्स या कोई प्लेन्स खरीदते हैं, ये सिर्फ प्लेन खरीदने की बात नहीं है। प्लेन खरीदने के बाद आपको उसको सर्विसिंग भी करवाना पड़ता है, स्पेयर पार्ट्स भी चेंज करने पड़ते हैं, उसको यूज़ करने की ट्रेनिंग भी देनी पड़ती है। जैसे कि आपने कोई गाड़ी खरीदी, सोचिए कि आपने किसी कंपनी से गाड़ी खरीदी है, तो आपको ये पता होगा कि 5 साल तक या 3 साल तक डिपेंडिंग ऑन द कंपनी आपको गाड़ी की सर्विसिंग उसी कंपनी के सर्विस स्टेशन में करवाना पड़ेगा। अगर कुछ होता है तो उसी कंपनी का इंश्योरेंस आपको देखभाल करेगा। सो बेसिकली इट्स जस्ट नॉट दैट वन टाइम परचेज, बट ऑल्सो सर्विसिंग, स्पेयर पार्ट्स, ट्रेनिंग, सारा उस कंपनी को जाता है। सिमिलरली आप जब कोई वेपन, कोई मतलब प्लेन या कुछ खरीदते हो, शिप्स भी खरीदते हो, तो दैट सर्विस अग्रीमेंट इज एडेड टू द परचेज अग्रीमेंट एज वेल। सिमिलरली जैसे मालदीव्स ने हमसे खरीदा था, वो सर्विस अग्रीमेंट भी पार्ट था। तो यहाँ पे जो यूनिट था इंडियन सोल्जर्स का, दे वर बेसिकली देयर फॉर प्रोवाइडिंग सर्विस, प्रोवाइडिंग ट्रेनिंग टू द मालदीवियन फोर्सेस फॉर यूसेज ऑफ इंडियन आर्म्स जो जा रहा था मालदीव्स में। ये इंपॉर्टेंट है कि मालदीव्स का जो पूरा मिलिट्री है उसमें 70% वेपन प्रोक्योरमेंट हैज हैपेंड फ्रॉम इंडिया। तो 70% वेपन प्रोक्योरमेंट को ट्रेनिंग भी, सर्विसिंग भी तो इंडिया ही प्रोवाइड करेगा। सो दैट इज द रीजन व्हाई इंडियन सोल्जर्स वेर बीन प्रेजेंट। अब द सेकेंड थिंग विच इज ऑल्सो ऑब्वियस कि यहाँ पे प्रेजेंस होना स्ट्रैटेजिकली भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि मालदीव्स बहुत इंपॉर्टेंट है चाइना के लिए फॉर इट्स स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स स्ट्रैटेजी। तो मालदीव और इंडिया में दोनों को फायदा है कि इंडियन सोल्जर्स एक्चुअली वहां प्रेजेंट रहे, ताकि चाइनीज प्रेजेंस यहां पे ना बढ़े। बट इंडिया आउट कहते कहते अब ये सोल्जर्स पे आ गए, जो ये छोटा सा यूनिट है उनको बोला जा रहा है कि फॉरेन सोल्जर्स शुड नॉट बी अलाउड इन द मालदीवियन सॉइल, विच इज ओके। इंडियन गवर्नमेंट ने कहा है कि हमें कोई दिक्कत नहीं है हम हटाने का, बट एक सोल्यूशन करना पड़ेगा, वर्केबल सोल्यूशन देना पड़ेगा कि हाउ इज इट दैट इंडिया इज गोइंग टू प्रोवाइड सर्विस, हाउ इज दैट इंडिया गोइंग टू प्रोवाइड ट्रेनिंग। इसका जवाब अभी तक मालदीवियन गवर्नमेंट नहीं दे पाया है, क्योंकि एट द एंड ऑफ द डे अगर ये यूनिट वापस इंडिया आ जाता है तो बार बार जब भी सर्विसिंग या ट्रेनिंग की बात आएगी तो फिर से इंडिया से, मेनलैंड इंडिया से जाना पड़ेगा, जिसका कॉस्ट बढ़ जाएगा। एंड दिस इज समथिंग दैट द मालदीवियन गवर्नमेंट इज स्लोली रियलाइजिंग। नाउ दिस स्टेप, इफ यू लुक एट इट, इंडियन मिलिट्री मूविंग आउट इज अ पॉलिटिकल गिमिक। ये एक इलेक्टोरल प्रॉमिस है जो किया जा रहा है। इसका मतलब ये नहीं है कि जो करंट गवर्नमेंट है, मोहम्मद मुर्सी की गवर्नमेंट है, वो प्रो चाइना या चाइना टिल्ट लेने वाला है, क्योंकि एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम अगर उन्होंने प्रो चाइना टिल्ट लिया तब एक फिर से कॉमन पीपल के अंडर देयर इज गोइंग टू बी क्वेश्चंस कि क्या चल रहा है। ये एक तरफ आप इंडियन सोल्जर्स को रिमूव करने की बात कर रहे हो, दूसरी तरफ आप चाइना को इनवाइट कर रहे हो इकोनॉमिक ट्रैप को लेके। सो मुर्सी को अभी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बैलेंस करना पड़ेगा बोथ इंडिया और चाइना के लिए। तो एक तरफ एंटी इंडिया होके प्रो चाइना वो नहीं बन सकता है, ही हैज टू बैलेंस इट। इसी वजह से द फर्स्ट पॉलिटिकल विजिट इज हैपनिंग टू इंडिया बाय द प्रेसिडेंट मुर्सी। अब इंटरेस्टिंग बात और एक हो रही है, द डे ही बिकेम द प्रेसिडेंट उसी वक्त एक रिपोर्ट रिलीज होती है वर्ल्ड बैंक और फिच एजेंसी के थ्रू, जहां पे ये बताया जाता है कि 1 साल के अंदर अबाउट 1 बिलियन USD का लोन रीपे बैक करना पड़ेगा मालदीव्स को, विच इज
अगर देखा जाए 1 बिलियन USD इज नॉट अ बिग सम, बट इस छोटे से आइलैंड जिसका टोटल GDP इज अराउंड 5.6 बिलियन USD, उनके लिए इतना बड़ा लोन रीपे करना बहुत बड़ी बात होगी। नाउ ऑफ कोर्स है चाइना का डेट ट्रैप एकदम रेडी है। चाइना तो एक एब्सोल्युटली ब्लैंक चेक के साथ रेडी है कि भैया कब फंसाया जाए मालदीव्स को। दूसरी तरफ इंडिया को अबैंडन करके स्ट्रैटेजिक सपोर्ट नहीं मिलने वाला है। इसी वजह से मोहम्मद म्यूजी के पास ये ऑप्शन नहीं है जीरो सम गेम खेलने का। अभी टाइम है बैलेंस करने का इंडिया और चाइना के बीच में, और ये सभी के लिए सही रहेगा, नॉट ओनली फ्रॉम द मालदीवियन पर्सपेक्टिव बट ऑल्सो फ्रॉम द इंडियन पर्सपेक्टिव। विद दिस वी कम टू एन एंड टू टुडेज डिस्कशन। थैंक यू। स्टडी IQ IAS, अब तैयारी हुई अफोर्डेबल।